सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और जो 4 टाइप के हमारे पास क्वांटम नंबर्स रहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इस वीडियो में हम उन चारों को भी डिटेल में कवर करेंगे। माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम क्वांटम नंबर्स के टाइप पर आएँ, सबसे पहले हम क्वांटम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स हम किन्हें कहते हैं। सो यहाँ पर आप डेफिनेशन में देख सकते हो, टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वी नीड अ सेट ऑफ 4 नंबर, दीज आर डेजिग्नेटेड एज NLMS। मतलब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की अगर हमें किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है, मतलब किसी भी एक एटम के इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी को अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो हमें 4 टाइप के नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो 4 टाइप के नंबर हमारे पास रहते हैं, इन्हीं 4 नंबर्स को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। दीज 4 नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ओके, फिर से देख लीजिए। टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन की फुल डिटेल जानने के लिए हमें जो है 4 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। उन 4 नंबर्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उन 4 नंबर को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब ये क्वांटम नंबर जो है 4 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा NLMS। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है ये हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब देखिए ये क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, ये 4 टाइप के हैं क्वांटम नंबर्स। मतलब किसी भी एटम को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें 4 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं 4 नंबर को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये 4 नंबर कौन कौन से हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और चौथा हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम जो है स्मॉल एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 हमारे पास ऐसे नंबर है जिनका कि अगर हमें पता है तो हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की डिटेल जो है कंप्लीटली दे सकते हैं। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की फुल डिस्क्रिप्शन हम इससे दे सकते हैं अगर ये 4 नंबर हमें उसके पता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ये जो चारों हमारे पास क्वांटम नंबर है, इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम आते हैं। सो गाइस, तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बोहर मॉडल ऑफ एन एटम डिस्कस किया था। तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था, यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इससे पहले दे दूँ। जैसे हमारे पास कोई भी एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, इस तरह से एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो बोहर का मॉडल था उसमें क्या कहा गया था कि जो एटम का न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में जो है रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने ये कहा था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और इसमें जो है फिक्स्ड जो है हमारे पास सर्कल रहते हैं इस न्यूक्लियस के बाहर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो सर्कुलर पाथ थे जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उनको उसने कहा था ऑर्बिट। ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे डिस्कवरी बढ़ती गई, ठीक है, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, ठीक है, वहाँ से जो है एक और फैक्ट निकल के आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एटम में, ठीक है, ये हमेशा जो है इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते। हमने बोहर वाले मॉडल में ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, लेकिन ऐसा जो है नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते हैं। ठीक है, मतलब एटम के अंदर ऑर्बिट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और आई है। वो मॉडिफिकेशन ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन है, वो सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते। ठीक है, मतलब वो उनकी जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं होती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है कि वो ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। ठीक है, अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। जैसे मान लीजिए हम पहले ऑर्बिट वाले उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है। ये यहाँ भी हो सकता है, 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 ये तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो वाले रीजन
वो वाले रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट वो वाले सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये जो बोहर वाला मॉडल था उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ठीक है, ये जो सर्कुलर पाथ थे, इन सर्कुलर पाथ को उसने कहा था ऑर्बिट। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ी तो हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कहीं भी हो सकती है। यहाँ न्यूक्लियस मतलब यहाँ वाला जो एरिया है, जितना भी यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये जो ऑर्बिट का घेरा है, यहाँ से लेके न्यूक्लियस तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो वाले रीजन, वो वाली जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ऐसी जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, द स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नाउन एज ऑर्बिटल। ठीक है, इज नाउन एज ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपको पता लग गया ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिट क्या था? ऑर्बिट वो वाले सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ थे जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते थे, जो बोहर ने दिया था जो मॉडल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वो वाली जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जो है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो अब आते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, जहाँ हम कर रहे थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है हमें? अब फर्स्ट क्वांटम नंबर देखेंगे हम। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है? दिस क्वांटम नंबर डिटर्मिन द मेन एनर्जी शेल और लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय एन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? यहाँ देखिए, जैसे नील बोर ने कहा था, बीच में क्या था? न्यूक्लियस है, साइड में क्या थे उसमें? इस तरह से ये, इनको उसने क्या कहा था? शेल। ठीक है, ये क्या थे? शेल, जो इसने इस तरह से बनाए थे। ठीक है, हालांकि ये शेल होते हैं। ठीक है, जो नील बोर वाला मॉडल है वो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसने जो कहा था ना कि ये जो सर्कुलर पाथ है इनको इसने कहा था ऑर्बिटल या शेल। ठीक है, तो एक फेलियर उसमें ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इन सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते। ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्ट होने वाला जो पॉइंट बोहर ने दिया था वो था शेल। जैसे बोहर ने जैसे हमें जो मॉडल दिया था उसमें उसने कहा था कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर इस तरह से हमारे पास सर्कल बने रहते हैं, इनको उसने कहा था शेल। ठीक है, ये शेल क्या थे? ये अलग अलग एनर्जी लेवल वाले सर्कल थे इस तरह से। ठीक है, ये जो शेल है, तो जो फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में प्रेजेंट है। फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, सेकंड शेल में प्रेजेंट है, थर्ड शेल में प्रेजेंट है, या फोर्थ शेल में प्रेजेंट है। ये बताता है हमें क्वांटम नंबर, ये बताता हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ये पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट किससे किया जाता है इसको? इट इज़ डिनोटेड बाय एन, मतलब इसको स्मॉल एन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें? यहाँ देखिए, इट कैन हैव होल नंबर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सच एज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या है? इस तरह से ये शेल होंगे, इस तरह से शेल है। ठीक है, इस तरह से शेल, मतलब इनकी वैल्यू इस तरह से होगी। जैसे ये अंदर वाला 1 2 3 4, या तो 1 2 3 4 होगा, या इस तरह से होगा K L M N। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमें पता हो कि जैसे मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल में प्रेजेंट है, यहाँ पर थर्ड शेल में प्रेजेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है, तो मैं ईजिली उसकी लोकेशन पता कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता लग जाएगा कि ये यहाँ इस इलाके में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड शेल है। ठीक है, मतलब इस क्वांटम नंबर, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा है किस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है ना, किस शेल में प्रेजेंट है। अब देखिए, इनको 1 2 3 4 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको जो है K L M N के साथ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और क्या बताता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो हेल्प टू डिटर्मिन द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये भी कह रहा है, देखिए क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल में प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला तो हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगेगा? दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता ये लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, मतलब इनके बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है। सिंपल सी बात है यार, अगर
अगर ये जो है अंदर वाले शेल में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस है वो कम होगा। सेकंड शेल में अगर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा होगा। और जैसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे जैसे हम बाहर की शेल में चलते जाएंगे वैसे जैसे जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमें दो चीज़ें बता रहा है। पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, और दूसरा ये कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिफरेंस है, एवरेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें बताई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, यहाँ देखिए एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड ऑल्सो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द शेल इंक्रीज। ये पहली लाइन मैंने आपको बता दी, दूसरी लाइन समझिए। ठीक है, ये न्यूक्लियस था, पहला शेल है, दूसरा शेल है, इस तरह से। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, जो पीछे वाली वीडियो थी। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या शेल है। ठीक है, शेल बने हुए हैं। ठीक है, अब जो ये शेल होते हैं ना, इनकी अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, इन शेल की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होती है, और आपको ये बात याद रखनी है कि हम न्यूक्लियस के जितना नज़दीक आएंगे एनर्जी घटती जाती है। मतलब जो शेल न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उन शेल की एनर्जी जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में है उसका मतलब ये कि उस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है कम है। ठीक है, क्योंकि वो जिस शेल में है उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होगी। मतलब सीधी सी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, जितने दूर वाले शेल में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, ठीक है, उसकी एनर्जी जो है उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। दिस क्वांटम नंबर गिव्स द एवरेज डिस्टेंस, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब एवरेज डिस्टेंस पता लगता है इसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना एवरेज डिस्टेंस है, वो हमको जो है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लगता है। ठीक है, तो जो सेकंड हमारे पास क्वांटम नंबर आता है उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसका नाम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम बारीकी से देखें तो वो शेल भी जो है और छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम कहते हैं सब शेल। ठीक है, उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, उन छोटी यूनिट्स को कहते हैं हम सब शेल। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा कहाँ, शेल में, और जो शेल है अगर बारीकी से देखें तो वो शेल भी जो है और छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम कहते हैं सब शेल। ठीक है, उन छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, सब शेल। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमारे पास, ठीक है, इससे हमें जो है सब शेल की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कितने सब शेल है या किस टाइप के सब शेल है वो हमें इस एजीमुथल क्वांटम नंबर में उसकी जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द सब शेल और सब लेवल। ये देखिए मैंने कहा कि जो सब शेल है जो हमारे पास शेल थे, ठीक है, जो हमारे पास शेल है, जैसे इस तरह से जो ये शेल है हमारे पास, ये शेल भी जो है अलग अलग टाइप की छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होंगे, उनको हम कहते हैं सब शेल। ठीक है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर उन्हीं को बताएगा, उन्हीं को डिस्क्राइब करेगा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द सब शेल और सब लेवल। इससे एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें ये पता लगेगा कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल है या किस टाइप के सब शेल है। ठीक है, इन आ गिवन प्रिंसिपल एनर्जी शेल। प्रिंसिपल एनर्जी शेल मतलब वो शेल की ही बात कर रहा है। ठीक है, टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, मतलब जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है उसके जो शेल है उसके अंदर कितने सब शेल है उसको डिटरमिन करेगा, उसको बताएगा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज़ डेजिग्नेटेड एज स्मॉल एल। इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, स्मॉल एल के साथ। इसको आपने आई के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये एल है। ठीक है, इसके ब्रैकेट में भी आप यहाँ पर कर लो स्मॉल एल, मतलब इसको जो है स्मॉल एल के साथ हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वांटम नंबर, और दो पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके बारे में, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दिस क्वांटम नंबर डिटर्मिन्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दो चीज़ें इससे पता लगेगी हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर से। पहला ये कि जो प्रिंसिपल एनर्जी जो हमारे पास शेल है उसके अंदर कितने सब शेल है और किस टाइप के सब शेल है, एक तो हमें ये पता लगेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से, और दूसरा हमें जो है इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम का पता लगता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम को डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, इट कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम और यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई,
इट कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम, इसको आप काट लीजिए, इस वाले पोर्शन को काट देना, ठीक है। इट कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, मतलब इसकी वैल्यू जो है 0 से n-1 तक हो सकती है। किसकी वैल्यू? एल की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखना है जो मैं चीज़ मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमारे पास है उसकी वैल्यू जो है किस तरह से निकाली जाती है, अभी इसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एन हमारे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नीचे बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, तो चलिए यहीं पर बता देता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए अगर n आपके पास 2 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 2 आपके पास दिया है, ठीक है। सिंपल फार्मूला इसका है n-1, ठीक है। n-1 वाला फार्मूला आपने लगा लेना है, उससे आपको जो है l की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। उससे आपको जो है l की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर मान लीजिए n आपके पास दिया है 2, n मीन्स क्या है? n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 दिया है तो l की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये बस सिंपल सा फॉर्मूला आपने लगाना है n-1। अब देखिए n यहाँ पर इस केस में n हमारे पास कितना दिया है? 2 दिया है, ठीक है, -1, ठीक है। कितना बच गया? 1, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 1। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं लेना है, ठीक है। 1 से पहले क्या आता है? 1 से पहले क्या आता है? 0। 1 से पहले क्या आता है? 0, मतलब 2 वैल्यू, 0 को भी हमने काउंट करना है, ठीक है। मतलब अगर n हमारे पास 2 है तो l की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? तो l की हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? अगर n हमारे पास 2 है तो l की वैल्यू, l भी जो है हमारे पास 2 आएंगे, ठीक है ना। l भी हमारे पास 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 0 और 1, 2 वैल्यू आएगी l की। अगर n हमारे पास 2 है तो l की वैल्यू भी 2 आएगी, ठीक है। कौन कौन से होंगे वो? 0 एंड 1। यहाँ देखिए 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। इस 0 को भी काउंट करना है, ठीक है, इसको भी हमने काउंट करना है, ठीक है। कितने हो गए टोटल? ये l की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए 2 आ गई, 0 और 1, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 तो l की कितनी वैल्यू आएगी? n कितना है यहाँ पर इस बार हमारे पास? n देखिए ऊपर 3 दिया है, -1, कितनी आई हमारे पास? 2, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी कितनी आएगी हमारे पास? एक तो 0 आएगी, 2 तक जहाँ तक आया है वहाँ तक काउंटिंग करनी है। 2 आया है ना यहाँ पर, 0 1 2। अगर n हमारे पास 3 है तो l की भी कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? 3 वैल्यू हुई आएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर l दिया है हमारे पास 4, l दिया है 4, ठीक है। तो l यहाँ पर देखिए अगर n दिया है अगर 4 तो l की कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? n 4 दिया है -1 तो आ गया 3, ठीक है। मतलब अगर n हमारे पास 4 दिया है तो l की कितनी कितनी वैल्यू आई? 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, मतलब l की भी हमारे पास 4 वैल्यू आई, ठीक है। कौन कौन सी? 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। इस तरह से यहाँ पर इसको आप नोट कर लो, ये यहाँ पर यही बताया गया है जो मैं यहाँ बताया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ये, या इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। जितनी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी उतने ही नंबर हमारे पास जो है, उतने ही नंबर हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर में आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट 0 से करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया एक और बात आपने काउंट करनी है, एक और बात आपने नोट करनी है। अगर आपके पास l की वैल्यू 0 है, अगर आपके पास l की वैल्यू 0 है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेजिग्नेट। उसके लिए किस लेटर का यूज़ करते हैं हम? s का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास l आया है 1 तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? p के साथ, ठीक है। अगर आपके पास l आया है स्मॉल l, ये स्मॉल l है, ठीक है। अगर आपके पास l आया है 2 तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d के साथ। अगर आपके पास l आया है 3 तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? f के साथ, ठीक है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f के साथ, ठीक है। ये आपको नीचे पता लग जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। इस वाले इसको वैसे नोट कर लीजिए, ये आपको ध्यान से याद रखना है, ये आपके काम आएगा। अगर l की वैल्यू 0 है तो उसको डेजिग्नेशन क्या होगा उसका? s। अगर 1 है तो p, 2 है तो d से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 3 है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे f के साथ, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करेंगे f के साथ। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, 3 कॉलम यहाँ पर बताए गए हैं। ये इस तरह से है, ठीक है। ये इस तरह से है, इस तरह से, ये इस तरह से बना हुआ है,
ठीक है। अब इसको यहाँ से देखना है। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिया। अब यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज़ देखेंगे कैसे निकालते हैं, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं और सब शेल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो एस पी डी एफ मैंने ऊपर लिखा था उसका क्या मतलब है वो यहाँ पर पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए एन आपके पास 1 दिया हुआ है, ठीक है, एन आपके पास 1 दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिया, एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमारे पास 1 दिया है तो एल की वैल्यू कितनी आती है उसमें, पीछे हमने देखा इसकी देखिए n-1 होता था, n-1 एन कितना है यहाँ पर 1 है, 1 - 1 0, मतलब वैल्यू कितनी आई, एक ही वैल्यू आई एल की, कितनी 0 आई, ठीक है 0। अब अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 आती है तो हमें पता है तो हम कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, एस, इसलिए मैंने लिखा एस, ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा एस। और आगे वाला ये 1, आगे वाला ये 1, आगे वाला जो नंबर यहाँ पर लिखा है ना, जो नंबर यहाँ पर होगा हमारे पास, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला नंबर है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 लगा है इसलिए वहाँ पर 1 लगेगा, ठीक है। ये एस कहाँ से आया, एस इसलिए लगा क्योंकि एल में जो यहाँ पर 0 लगा है, और ऊपर हमने पढ़ा कि अगर एल हमारे पास 0 होता तो उसकी जगह पर क्या लगता है, उसकी जगह पर एस लगता है, ठीक है। तो इसको कैसे डेजिग्नेट, इसको कैसे डेजिग्नेट किया हमने, 1s के साथ इसको हम डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ सबशेल, कितने सबशेल आए इसमें, कितने सबशेल आए इसमें, अब काउंट कीजिए कितने सबशेल आए, ओनली 1 सबशेल, एक ही सबशेल आया, कौन सा सबशेल, ये वाला सबशेल आया 1s के ला, ठीक है, बाकी तो कोई आया ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ सबशेल एक शेल, मतलब जो अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमारे पास 1 होगा तो उसके अंदर कितने सबशेल होंगे, मतलब उसके अंदर छोटी यूनिट्स कितनी होगी, सिर्फ एक ही यूनिट होगी, मतलब ये शेल सबशेल एक ही है, ठीक है, मतलब इसमें और छोटी यूनिट्स नहीं होगी, उसमें एक ही सबशेल है, ठीक है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, अब दूसरे केस में चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, ठीक है, 2 हमारे पास दे दिया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि अगर हमारे पास जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 था, इस तरह से देखिए n = अगर हमारे पास 2 था, ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी आती थी हमारे पास, n-1, n-1 1 बच गया। अब काउंट कहाँ से करते थे हम, 0 और 1 के साथ, मतलब अगर n हमारे पास 2 आता था तो l की वैल्यू हमारे पास 2 आती थी, कौन कौन सी, 0 और 1, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट वैल्यू कौन सी आई थी मेरे पास, ये 0, देखिए यहाँ पर लिखी मैंने 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू कौन सी आई थी हमारे पास, 1 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, 1 मैंने कहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, जो शेल डेजिग्नेशन है उसको लिखते हैं, ठीक है। अब पहले तो हमने लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ कितना लिया 2, तो यहाँ भी लिखा मैंने 2, ठीक है, यहाँ पर 2, क्योंकि ये दोनों जो है इस 2 की यूनिट्स है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 0, एल की वैल्यू अगर 0 हो तो यहाँ पर क्या आएगा, एल की वैल्यू अगर 0 हो मतलब 0 अगर हो तो एल किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एस के साथ, इसलिए मैंने 2 के पीछे क्या लगाया, एस। वैसे ही यहाँ पर है, देखिए वैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये 2 का तो 2 आएगा आगे, जितना यहाँ पर लगा हो उतना ही यहाँ पर लगाते हैं हम 2, ठीक है। अब L की वैल्यू इस केस में कितनी है, L की वैल्यू इस केस में है, अगर L 1 होता है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, जैसा हमने ऊपर देखा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, इसलिए बन गया 2P, ठीक है। अब देखिए टोटल कितने हो गए, ये टोटल सबशेल कितने हो गए, अब देखिए एक सबशेल हमारे पास ये हो गया, एक सबशेल हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है, एक सबशेल हो गया हमारे पास एस सबशेल, एक सबशेल हुआ हमारे पास 2s सबशेल, और एक सबशेल हो गया हमारे पास 2p सबशेल, ठीक है। मतलब टोटल सबशेल कितने हो गए, 2 सबशेल हो गए। ये देखिए एक सबशेल ये है, एक सबशेल ये है। पहले वाले में कितना सबशेल था, ओनली 1 था, क्योंकि यही आ रहा था ओनली, ठीक है, इसलिए एक ही सबशेल था, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसलिए मैंने क्या कितना लिखा यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर इस केस में देखते हैं, अब मैंने 3 ले लिया, यहाँ पर इस केस में मैंने 3 ले लिया, ठीक है, इस केस में मैंने इस तरह से 3 ले लिया। अब मान लीजिए अब अगर हमारे पास प्रिंसिपल ये है n, ठीक है, ये कितना है n, ये है हमारे पास l, ठीक है, ये है हमारे पास सेल डेजिग्नेशन, और ये है हमारे पास सब शेल, ये है हमारे पास सब शेल, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया है, ठीक है, n देखिए कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब n अगर हमारे पास 3 दिया है तो अब आपके पास पता है तो l की कितनी वैल्यू आती थी। अब देखिए वो वाला फॉर्मूला था n-1 वाला, n-1 मतलब 2 बच गया। स्टार्ट कहाँ से करते थे हम, 0 से, मतलब 0 1 2 3 वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है, 0 1 2 3 वैल्यू आएगी, कौन कौन सी आई, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। अब सेल डेजिग्नेशन हम कैसे करते थे, सेल डेजिग्नेशन हम कैसे करते हैं, 3 का 3 लगाएंगे, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो तो वैसा का वैसा रहेगा, जैसे यहाँ 3 है, तीनों में 3 रहेगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ठीक है। अब L की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 0, और अब हमें पता है कि L की वैल्यू अगर 0 हो तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, S के साथ, इसलिए मैंने 3 के पीछे क्या लगा दिया, S, ठीक है। वैसे यहाँ पर है देखिए
3 का तो 3 था, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो एल की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होता था, किससे रिप्रेजेंट करते थे, पी के साथ। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, पी, 3 के पीछे क्या लगाया, पी। वैसा यहाँ पर देखिए, अगर एल की वैल्यू हमारे पास 2 होती है, एल की वैल्यू अगर हमारे पास 2 होती है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते थे हम, उसको रिप्रेजेंट करते थे हम डी के साथ। तो इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर, डी लगाया, ठीक है। तो अब काउंट करो कि आपके पास टोटल सब शेल कितने हुए, टोटल सब शेल कितने हो गए, 3 हुए हमारे पास। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, मतलब कितने टोटल सब शेल कितने आए हमारे पास, 3। इसलिए यहाँ पर देखिए टोटल सब शेल कितने हो गए हमारे पास, टोटल सब शेल हमारे पास आए 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए 4, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 लेके चलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4, थोड़ा नीचे कर दूं मैं इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं इस तरह से, इस तरह से। अब ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम, एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या है हमारे पास, शेल डेजिग्नेशन, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, सब शेल, सब शेल। ये जो लास्ट वाला कॉलम है इससे हमें पता लगेगा कि जो ये आगे वाला जो ये हमारे पास शेल दिया है ना, उसके अंदर कितने सब शेल है, ये लास्ट वाले इससे पता लग रहे हैं हमें। मतलब जितने, जैसे यहाँ 4 लिखा है ना, मतलब इस शेल के अंदर 4 यूनिट्स और होंगी छोटी छोटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सा फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला फिर से है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, n-1 वाला, n-1, एन कितना दिया, 4, 4 मीन्स अब एन कितना दिया, 4, 4 - 1 = 3, मतलब 3 तक आया। काउंट कहाँ से करते हैं, 0 से, ठीक है। मतलब 0 से 4 तक आएगा, ठीक है। 0 से कहाँ से आएगा, 0 से 4 तक, इसलिए मैंने लिखा 1 0 1 2 3। मतलब अगर एन हमारे पास 4 आया तो एल की वैल्यू भी 4 ही आएगी। देखिए कौन कौन से, 1 2 3 4, ठीक है। अब शेल डेजिग्नेशन कैसे करते थे हम, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये वो नंबर लिखेंगे, जैसे आगे क्या लगा, यहाँ पर 4 लगाया ना, तो मैंने चारों में 4 लगा दिया, 4 4 4 4, ठीक है। अब फिर से अगर एल की वैल्यू 0 हुई, अगर एल की वैल्यू 0 हुई तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, एस के साथ, इसलिए मैंने 4 के पीछे एस लगा दिया, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 1 हुई तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते थे, पी के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर पी लगा दिया। अगर जो है एल की वैल्यू 2 हुई तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते थे, डी के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर डी लगाया, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 3 हुई तो उसको रिप्रेजेंट करते थे एफ के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एफ लगाया, ठीक है। अब टोटल सब शेल आप काउंट करो कि कितने सब शेल हुए, टोटल काउंट करो कितने हुए, 1, एक ये हो गया, एक दूसरा सब शेल ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4। मतलब टोटल सब शेल हमारे पास कितने आए, आप टोटल सब शेल हमारे पास आए 4, ठीक है। टोटल सब शेल कितने आए, 4, काउंट कीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 4 सब शेल आए, ठीक है। तो इस तरह से आप एन और एल की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसके अंदर जो है कितने सब शेल है, एक दिए हुए शेल के अंदर कितने सब शेल है, वो आप इजीली इससे जो है पता कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये देखिए, द एंगुलर मोमेंट, द एंगुलर क्वांटम, इसको जो है एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम जो है एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द सब शेल इन अ गिवन प्रिंसिपल शेल, ये मैंने आपको कहा, गिवन प्रिंसिपल शेल मीन्स ये आपको शेल के बारे में कह रहा है, आप सिंपली शेल भी बोल सकते हो इसमें, ठीक है। मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इससे हमें ये पता लगता है कि एक दिए हुए शेल के अंदर कितने सब शेल है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमने क्या देखा गाइस, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, शेल के अंदर होंगे, ठीक है। अब जो ये शेल होता है उसके अंदर भी ये भी जो शेल है हमारे पास, ये भी जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता था उसको हम कहते थे सब शेल, ठीक है। अब अगर जो ये सब शेल होते हैं, जो ये हमारे पास शेल होता है, शेल के अंदर होता है सब शेल। अब जो ये सब शेल होता है ना, ये भी और छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, और जो ये छोटी यूनिट है जिनसे मिलकर सब शेल बनता है उनको हम कहते हैं अब ऑर्बिटल्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने हमें बताया शेल, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था उसने हमें बताया कि जो ये शेल था जिसमें इलेक्ट्रॉन है उस शेल के अंदर कितने सब शेल है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें ये बताएगा कि जो सब शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, मतलब जो सब शेल है उसके अंदर और छोटी यूनिट्स होती है, ठीक है। उनको हम कहते हैं क्या, ऑर्बिटल्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। सो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये कौन सा क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये थर्ड क्वांटम नंबर, 2 हमने डिस्कस कर लिए, ये है हमारा थर्ड क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m के साथ भी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, स्मॉल m के साथ। अब देखिए, दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन तो आपको यही याद रखनी है फर्स्ट,
कि जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इससे हमें जो है इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इससे हमें जो है इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, दूसरा, दिस क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबशेल। अब मैंने कहा कि जो ये सबशेल होता है ना, शेल बना होता है किससे? सबशेल से, और जो ये सबशेल होता है ये किससे बना होता है? ऑर्बिटल से। ठीक है, और ये जो क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि एक दिए हुए सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है। ठीक है ना, एक दिए हुए सबशेल के अंदर और कितने छोटे छोटे ऑर्बिटल है और कितने छोटे छोटे कमरे हैं इसके अंदर। ठीक है, इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं द वैल्यू। अब देखेंगे हम कि एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, एम की अभी पीछे हमने देखा कि सबशेल कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्बिटल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए, द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। यहाँ पर सीधे जो हमारे पास एल की वैल्यू होगी ना एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर की, ठीक है, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि एम की वैल्यू जो है हमारी कितनी होगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, सीधे जो है एल पर डिपेंड करेगी। ठीक है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एक दी हुई एल की वैल्यू के लिए एम कैन हैव वैल्यूज 1 0 +1। ठीक है, मतलब इस रेंज में होगी 0 1 +1। सिंपल सी बात है यार, जो हमारे पास एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर होगा ना, वो हमने वहाँ से हमने नंबर देखना है कि एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर कितना दिया है, उससे हम इजीली जो है एम की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 3 वैल्यू होगी हमारे पास, अगर हमारे पास वैल्यू जो है 1 दी हुई है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए इधर, अगर मान लीजिए हमारे पास दिया है एल की वैल्यू अगर हमारे पास 0 दी है, ठीक है, तो एम की वैल्यू भी कितनी आएगी? एम की वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है, एल की वैल्यू 0 है तो एम की भी 0 ही आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास दी है, मान लीजिए एल की वैल्यू अगर 1 दी है, एल की वैल्यू 1 दी है, तो एम की 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, एम की कितनी वैल्यूज़ आएगी? फिर 3 वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, ऊपर यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में हमने देखा है, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू किस तरह से लिखते हैं हम, इसकी वैल्यू इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू लिखी जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए एल की वैल्यू हमारे पास 1 दी है, एल इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, तो एम कितना होगा? एम की 3 वैल्यूज़ होगी, बीच में लिखेंगे हम 0, बीच में हम लिखेंगे 0। अब वहाँ तक काउंट करेंगे जितना हमारे पास एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर दिया है। अब देखिए एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर कितना दिया है? 1। ठीक है, 0 के बाद क्या आता है? +1। ठीक है, 0 के पहले क्या आता है? -1। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट। अब अगर मान लीजिए यहाँ तो था एम एल अगर 1 दिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए एल इज इक्वल टू हमारे पास 2 दिया है, तब हम क्या करेंगे? एल इज इक्वल टू 2 दिया है, तब हम एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तब हम कैसे निकालेंगे? 0 वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, हम वहाँ तक काउंट करेंगे जहाँ तक हमारे पास एल की वैल्यू दी है। एल कितना दिया है? 2, मतलब 2 तक लिखेंगे इसको, 0 +1 +2। ठीक है, और पीछे को भी आएंगे, पीछे को भी आएंगे, 0 से पहले क्या आएगा? -1 -2। मतलब जितना हमारे पास एल की वैल्यू होगी उतना हम 0 के आगे भी जाएंगे और उतना ही हम 0 के पीछे भी जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, एल की वैल्यू 1 हो, अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते थे? उसको हम रिप्रेजेंट करते थे एस के साथ, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे पी के साथ, जैसा हमने पीछे देखा। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 आती थी तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे किस सबशेल के साथ? पी सबशेल के साथ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी सबशेल होता है ना हमारे पास, जो पी सबशेल हमारे पास होता है, एल इज इक्वल टू 1 मीन्स, एल इज इक्वल टू 1 मीन्स पी सबशेल की बात हो रही है, क्योंकि एल अगर 1 हुआ तो पी होता है वो। ठीक है, अब पी मतलब पी सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे? पी सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से? ये देखिए, ये 3 ऑर्बिटल हमारे पास आ गए। ठीक है, इस तरह से हम जान सकते हैं कि एक दिए हुए सबशेल के अंदर हमारे पास कितने ऑर्बिटल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? एल इज इक्वल टू 2 होता है हमारे पास डी के लिए। एल इज इक्वल टू 2 हुआ तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको किससे? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारे पास डी सबशेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? उसके अंदर जो है इस तरह से 5 ऑर्बिटल होंगे। यहाँ देखिए 5 ऑर्बिटल इसके अंदर आ गए। ठीक है, निकाला कैसे हमने? सिंपल, बीच में 0 लिखनी है और जितना हमारे पास एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर दिया होगा, जितने हमारे पास एल की वैल्यू होगी उतना आगे को भी जाना है, प्लस वाली साइड भी जाना है, उतना ही हमने जो है माइनस वाली साइड भी जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली यहाँ पर एल इज इक्वल टू 3 दिया। देखिए, अगर और मैं आगे जाऊँ, एल इज इक्वल टू 3 अगर हमारे पास दिया तो क्या होगा? एल इज इक्वल टू 3 अगर हमारा, इसको आपने आई के साथ कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये एल है। ठीक है, स्मॉल एल है, ये हमारे पास स्मॉल एल है, ये वाला। ठीक है, अगर एल हमारे पास 3 दिया है तब कितनी आएगी? एम की वैल्यू कितनी आएगी फिर? अब बीच में देखिए क्या लिखते हैं हम? 0।
अब एल जितना दिया हो उतना राइट साइड भी जाएंगे, उतना लेफ्ट साइड भी जाएंगे, वहाँ तक काउंट करेंगे 1 2 3, उतना ही लेफ्ट भी आएंगे, -1 -2 -3। अब देखिए कितने कितने ऑर्बिटल बन गए इसमें हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 ऑर्बिटल बन गए यार। कितने ऑर्बिटल बन गए? 7 ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू 3, अगर हमारे पास L इज इक्वल टू 3 होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते थे F के साथ, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे F सब शेल के साथ, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो F सब शेल है हमारे पास, जो हमारे पास F सब शेल है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? उसके अंदर 7 ऑर्बिटल होंगे। यहाँ देखिए इस तरह से हमारे पास 7 ऑर्बिटल आ गए, ठीक है, इस तरह से हमारे पास 7 ऑर्बिटल आ गए, ठीक है। तो हमने इस तरह से देख लिया कि ऑर्बिटल की संख्या को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, L की हेल्प से, ठीक है। सो हमारे पास ये तीसरा क्वांटम नंबर था जो ये भी कंप्लीट हो गया। तो लास्ट जो क्वांटम नंबर हमारे पास आता है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये कौन सा क्वांटम नंबर है हमारे पास? ये हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखते हैं इसको। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज डेजिग्नेटेड बाय S। अब एक और बात, अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। अब मैंने आपको ये कहा कि वो बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहे लेकिन घूम रहे हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है बिल्कुल जो है अर्थ की तरह है। जिस तरह से अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रही है ना, अर्थ जो है सर के चारों ओर भी घूम रही है और अपने जो एक्सिस पर भी घूम रही है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है, बिल्कुल सेम फंडा इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमते हैं और अपनी जगह पर भी घूमते हैं, मतलब अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। जिस तरह से अर्थ का मोशन है ना, सन के चारों ओर भी घूम रही है, अपनी जगह पर भी घूम रही है, उसी तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूम रहे हैं और अपनी जगह पर भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो जो ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है, स्पिन क्वांटम, अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह पर भी घूम रहा है, ठीक है। अब ये दो तरह से घूम सकता है, ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, मतलब घड़ी की दिशा में भी घूम सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ठीक है। अब जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमें यही बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं +½ के साथ, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? +½ के साथ। और अगर जो है इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -½ के साथ, ठीक है, -½ के साथ। ये जो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो मैंने बताया, जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है ये क्या करेगा, ये बताता है कि जो न्यूक्लियस है जो अपनी जगह पर अपने एक्सिस पर घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी ओरिएंटेशन को ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम s के साथ। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर हैज़ अ वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 3 अदर क्वांटम नंबर। अब जो ये क्वांटम नंबर है ना, ये वाला जो क्वांटम नंबर है, फोर्थ वाला जो ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है, ये दूसरे किसी भी क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड नहीं करता कि न्यूक्लियस के नज़दीक है इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के दूर है इलेक्ट्रॉन, ये बस घूमता जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे देखिए एम की वैल्यू डिपेंड कर रही है एल के ऊपर, एल की वैल्यू डिपेंड कर रही है एन के ऊपर, ठीक है। उसी तरह से ये तीनों क्वांटम नंबर एक दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन जो ये लास्ट क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब ये तो इसको तो घूमना ही है, चाहे ये नज़दीक हो चाहे ये दूर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास थे 4 क्वांटम नंबर। Does the 4 quantum number describe the position of an electron in an atom by specifying its main shell? अब देखिए यहाँ पर जो ये जितना भी मैंने आपको चीज़ें बताई, इनसे जो है 4 चीज़ें इलेक्ट्रॉन की पता लग जाएगी। पहला तो शेल, किस शेल में प्रेजेंट है, दूसरा सब शेल, किस सब शेल में प्रेजेंट है, तीसरा इसका ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और चौथा एंड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, मतलब किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पर जो है ये सारे के सारे जो है सारे की सारे जो ज़रूरी बातें थी इलेक्ट्रॉन की, उसकी पोजीशन को जानने के लिए वो सारी की सारी इन चारों क्वांटम नंबर से हमको इजीली जो है पता लग जाएगी, ठीक है। सो ये थे चारों क्वांटम नंबर्स जिनको हमने डिटेल में यहाँ पर कवर किया। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।